नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो, जो हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो क्रिएट करने में आपकी मदद करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आप योर मनी में शामिल होकर अपने सभी उलझनों को सुलझा सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में, नोट कीजिए तरीका। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yourmoney@nwm18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन सवालों को शामिल करने से पहले आज बात करेंगे पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर कि एक आइडिया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सही होती है, एक्टिव या फिर पैसिव, दोनों के मायने क्या हैं एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी के। तो पहले तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो विरल, आपसे जानना चाहेंगे कि एक्टिव स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड क्या होती है, पैसिव स्ट्रैटेजी क्या होती है। शुक्रिया दीपाली शो में बुलाने के लिए। डेफिनेटली, यानी आज ऐसा कह सकते हैं दीपाली के बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि पैसिव फंड्स आ रहे हैं, एक्टिव फंड्स तो काफ़ी टाइम से चल ही रहे हैं, और पैसिव भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं वो स्पेस में जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ और डिफरेंट फंड्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के एएमसीज़ के साइड से। पहले समझते हैं कि पैसिव स्ट्रेटजी क्या होती है। पैसिव स्ट्रेटजी अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो वो मिरर जैसी होती है। यानी अगर आप मिरर के सामने देखते हो तो आप जैसे दिखते हो वैसे वो मिरर आपको दिखाएगा, राइट। सिमिलरली अगर म्यूचुअल फंड्स में देखें तो जो वो इंडेक्स होता है, कोई भी फंड हो तो वो इंडेक्स को फॉलो करता है। तो इंडेक्स में जितने स्टॉक्स होते हैं, सिमिलरली कोई भी पैसिव फंड है उसमें भी उतने ही स्टॉक्स होते हैं, यानी वो इंडेक्स को फॉलो करता है पैसिव स्ट्रेटजी। एक्टिव स्ट्रेटजी क्या करता है कि उसमें एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है, वो इंडेक्स को तो डेफिनेटली फॉलो करता ही है, बट इंडेक्स के अलावा भी जो स्टॉक्स को लेना खरीदना, एक्टिवली वो बाय एंड सेलिंग करके पोर्टफोलियो बनाता है। सो पैसिव स्ट्रेटजी होती है जो इंडेक्स को फॉलो करती है, इंडेक्स को रेप्लिका करती है, और एक्टिव स्ट्रेटजी जो होती है उसमें फंड मैनेजर बाय एंड सेल करते हैं। हालांकि बेंचमार्क एक्टिव फंड में भी एक होता है, इंडेक्स होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो इंडेक्स में जो रिटर्न्स आए वही आपको एक्टिव फंड्स में भी मिले। पैसिव फंड में जो इंडेक्स होता है जिसको वो फॉलो करता है, सिमिलर रिटर्न्स आ सकते हैं। एक ये चीज़ और एक समझना जरूरी है दीपाली यहाँ पे कि क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है। डिसीजन मेकिंग एक्टिव फंड में फंड मैनेजर लेता है और पैसिव में इंडेक्स जो होता है वो लेता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्टिव फंड्स का ऑब्जेक्टिव यह है कि बेंचमार्क को बीट करना, अल्फा जनरेट करके देना, और पैसिव फंड में जो इंडेक्स का जो रिटर्न्स हैं उसको मैच करना। कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पैसिव इन्वेस्टिंग, पैसिव फंड्स में कॉस्ट कम होती है। अनुमान आप मान के चलिए 0.5 से 0.7% उसका कॉस्टिंग होता है, एक्सपेंस रेशियो कह सकते हैं। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक्टिव फंड में मार्केट का रिस्क होता है, राइट, क्योंकि एक्टिवली मैनेज करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, और यहाँ पे भी पैसिव में भी मार्केट का रिस्क होता है, बट वो इंडेक्स को फॉलो करता है। सो एक्टिव फंड को थोड़ा सा रिस्क कह सकते हैं कि ज़्यादा है, पैसिव में थोड़ा सा रिस्क कम है। कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, इन्फॉर्म्ड मैनेज कर सकते हैं, रिस्क टॉलरेंट पता है, रिस्क एपेटाइट पता है, DIY पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेस्टिंग करना है तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छा है। और पैसिव जो बिगिनर्स है, जो अभी अभी मार्केट में एंट्री लिया है, समझ रहे हैं, इक्विटी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है, तो उसके लिए पैसिव है। पैसिव किसके लिए सही है अगर हम देखें तो जैसे नए इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली है, जिनको लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग करना है उसके लिए है, इंडेक्स को जो बिलीव करते हैं उनके लिए है, और वहाँ पे भी डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स जो हैं उसके लिए पैसिव है। और एक्टिव मुझे लगता है कि जो एडवाइज़र है, अल्फा जनरेट करने में मानते हैं, ज़्यादा रिटर्न्स लाना चाहते हैं इंडेक्स के कंपैरेटिव में, उसके लिए एक्टिव है। एलोकेशन वाइज मैं अभी भी ऐसा मानता हूं दीपाली कि आपके पोर्टफोलियो में 30% आपको पैसिव रखना चाहिए और 70% एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स रखने चाहिए, एक्टिव फंड्स रखने चाहिए, क्योंकि अभी भी
10 साल 15 साल अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक्टिव रूट लीजिए, और अगर आपको लार्ज कैप में बैट लेना है तो आप पैसिव रूट लीजिए। ओके अच्छा, एक चीज़ और क्विकली उसके बाद क्वेरीज लेंगे विरल। अगर कोई चाहे, क्योंकि दोनों स्ट्रैटेजीज के अपने अपने अलग एडवांटेजेस हैं, क्या एक पोर्टफोलियो में एक्टिव पैसिव दोनों तरीके की स्ट्रैटेजीज भी रखी जा सकती हैं एक साथ? एब्सोल्युटली। देखिए कैसा है कि और पैसिव फंड्स आएंगे और वैरायटीज आएगी और स्ट्रक्चर्स नए नए पैसिव में आएंगे। तो हाँ, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इंडेक्स जैसे रिटर्न्स चाहिए, ठीक है, आप रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हो, तो आपको पैसिव स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए। पर जैसे मैंने कहा कि मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी एक्टिव का रोल काफ़ी है, और वहाँ पे फंड मैनेजर्स रिटर्न्स को बीट करने की सोचेंगे, इंडेक्स को बीट करने की सोचेंगे, और अल्फा कैसे जनरेट कर सके मार्केट और इंडेक्स के सामने, वो हमेशा कोशिश रहेगी फंड मैनेजर्स की। नए नए एएमसीज आ रहे हैं, कोई पैसिव रूट लेकर आ रहा है, कोई सिर्फ एक्टिव रूट लेकर आ रहा है, तो आगे जाकर और भी अगर देखेंगे तो काफ़ी चेंजेस आएंगे, वे ऑफ इन्वेस्टिंग आएगा, नए नए स्ट्रेटजीज आएंगे। तो मेरे हिसाब से किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो 30% जो रूट है वो पैसिव का लेना है, और 70% जो रूट है वो एक्टिव का लेना है। ओके चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज एक्टिव पैसिव के बारे में तमाम डिटेल्स। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। महेश कुमार पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं उड़ीसा से। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैडम मैडम मेरा तो पोर्टफोलियो में भेजा था, उसका रिव्यू करना है, और उसमें एक मैं नया एडिशन किया हूँ गोल्ड और सिल्वर का ETF। तो उसमें मेरे को मैंने यही क्वेश्चन है कि मेरे को थोड़ा गोल्ड सिल्वर और कॉपर में ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो मैं किस में कर सकता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को आपके पास तो ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर ETF है ना, आप इसके अलावा आपने क्या बताया कहाँ और करना चाहते हैं? वो जो गोल्ड सिल्वर में लिया हूँ निकॉन का, वो सही है कि नहीं है, या कोई दूसरा लेना है क्या? और कॉपर का कुछ हो सकता है क्या? कॉपर में इन्वेस्ट कुछ कर सकते हैं क्या ETF के थ्रू? ये मेरा क्वेरी था। ठीक है, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो पहले तो इनका मैं पोर्टफोलियो बता देती हूँ। मंथली सिप जो इनकी चल रही है वो 42,000 रुपये की चल रही है हर महीने। फिलहाल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 7.5 लाख के आसपास है, जैसे इन्होंने मेंशन किया। प्लस इनके पास इन्होंने एक नया ETF ऐड किया है एडलवाइस का अपने पोर्टफोलियो में। वो डिटेल्स इन्होंने शेयर की भी, और जो इनका लक्ष्य है वो लगभग 10 करोड़ का है इन 2 ईयर्स। 10 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। तो पहले तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं, प्लस जो नया गोल्ड सिल्वर का ETF एडलवाइस का शुरू किया उस पर राय लेना चाहते हैं, उससे निकल कर कोई और लें। कौन कौन से फंड्स हैं इनके पास स्क्रीन्स पर हैं, और इनके पास SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है 10,000 पर मंथ। साथ ही इनके पास है जियो का ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में इनके पास 4,000 है। कुछ और भी फंड्स हैं इनके पास, जिसमें निपॉन 500 निफ्टी मोमेंटम फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ है, और एडलवाइस का तो इन्होंने गोल्ड और सिल्वर का ETF लिया हुआ है ही। तो ये जानना चाहते हैं इसके बारे में। प्लस इन्होंने कहा कि कॉपर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं, या फिर ETF के ज़रिए। तो अभी तो फिलहाल क्या सजेशंस इनके लिए रहेंगे आपके लिए इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर, गोल्ड सिल्वर ETF पर, बताइए। देखिए पोर्टफोलियो में अगर एलोकेशन देखें तो पहले तो मैं थोड़ा पोर्टफोलियो पे उनको राय देना चाहूँगा। उन्होंने 2 फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश किया है, जियो के ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप में और पराग परिक के फ्लेक्सी कैप में। हालांकि दोनों फ्लेक्सी कैप है, एक ही कैटेगरी, वैसे देख सकते हैं कि दोनों एक ही कैटेगरी के फंड है। हालांकि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अभी जियो को इतना जल्दी हम रिव्यू नहीं कर सकते, अभी तो शुरू हुआ है फंड। हालांकि स्ट्रेटजीज कैसे प्लेस होती है, कितना कंसिस्टेंट है रिटर्न में, बट मेरे हिसाब से 2 फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। और जियो तो बहुत ही नया फंड है, टाइम लगेगा उसको रिटर्न्स और परफॉर्मेंस दिखाने में। हालांकि उसको छोड़ दे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो सही है, पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। एडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर लिया है, दोनों में एलोकेशन रखा है, दोनों का 50-50 का एलोकेशन होता है। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पर जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर ने रिटर्न्स दिए हैं,
डेफिनेटली वही देखकर आपने सोचा होगा। आने वाले समय में भी मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड और सिल्वर रिटर्न्स दे सकते हैं, दोनों का रखना काफ़ी अच्छा है, तो फंड को कंटिन्यू रखिए। बाकी कोई पोर्टफोलियो में दिक्कत नहीं है। उनको आई थिंक कॉपर में निवेश करना है, मेटल्स के ETFs अवेलेबल है, मिराई का है, आप वो देख सकते हैं, मोतीलाल का भी है। बट हालांकि मैं ये कहूँगा ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर में किया है, तो अभी और कोई कमोडिटीज़ को या मेटल्स को इंक्लूड मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए। बहुत ही साइक्लिकल होते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी लंबी करेक्शन आती है तो रिटर्न्स नेगेटिव्स भी दिख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करिए, अभी फ़िलहाल मत करिए। आप गोल्ड एंड सिल्वर में डाल रहे हैं और SIP रूट काफ़ी अच्छा रूट है, वो उसमें बने रहिए। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा सजेशन दूंगा मैं यहाँ पे दीपाली उनको कि आपको ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू बनेगा कम से कम 1 करोड़ के आसपास का बनेगा। अभी जिस हिसाब से आपका SIP आप चल रहे हैं 10 ईयर्स में 12% अनुमान से, आपको अगर 2 करोड़ हासिल करना है 10 साल में 12% अनुमान से, तो कम से कम 86,000 की SIP आपको करनी पड़ेगी, तो ही आप 2 करोड़ हासिल कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में 12% अनुमान से। ओके, चलिए, तो ये आपको डिटेल्स बताई गई हैं आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और आपको थोड़े से बदलाव आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड सजेस्ट किए गए हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए SIP अमाउंट ज़्यादा लगेगा आपके लिए और ये सजेशन आपके लिए रेकमेंड किया गया है। बात करते हैं सुनील पासवान से। इन्होंने ईमेल के थ्रू गोरखपुर से सवाल भेजा है। इनकी जो मंथली सिप चल रही है वो 18,000 रुपये महीने की चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 2,70,000 है। 1 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में। 4 फंड्स हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000, 4,000 बंधन निफ्टी इंडेक्स फंड में और 4,000 है एक्सिस स्मॉल कैप में। बताइए विरल, क्या सजेशन रहेंगे इनके लिए? देखिए दीपाली, सुनील जी के लिए भी कुछ सजेशंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। उनके पहले थोड़ा गोल के ऊपर सोचते हैं कि गोल के ऊपर अगर देखें तो 10 साल में 12% अनुमान से कम वो 41 लाख के आसपास उनका टारगेट पहुंचेगा, लक्ष्य पहुंचेगा 12% अनुमान से। तो कम से कम 1 करोड़ के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा शॉर्टफॉल रह जाएगा। कम से कम 43,000 की SIP उनको करनी पड़ेगी दीपाली। यहाँ पे 43,000 की ओवरऑल अगर SIP करते हैं 12% अनुमान से, वो 1 करोड़ हासिल कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में। पोर्टफोलियो देखें, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी सारे में उन्होंने निवेश किया है, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। एक्सिस स्मॉल कैप का थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाउन रहा है पिछले कुछ सालों से, अंडर परफॉर्मेंस है, बट 10 ईयर्स का टाइम होराइजन है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रखिए। पराग परिक काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है, तो वो फंड में भी बने रहना बनता है। पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, गोल थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा, SIP को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो SIP अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। 18,000 की आप सिप कर रहे हैं, इससे सिर्फ 40-41 लाख ही जमा कर पाएंगे। 43,000 की सिप लगेगी अगर आपको 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है, या फिर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाएं या स्टेप अप करें। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो जैसे बताया विरल ने, आपको एक्सेस स्मॉल कैप से निकलना है, क्वांट स्मॉल कैप आपको ऐड करना है, ये सलाह आपको दी गई है। अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। सुमित है हमारे साथ पुणे से। सुमित का सवाल भी माफ़ कीजिए ईमेल के थ्रू ही है। पुणे से इन्होंने सवाल भेजा है। 33 ईयर्स इनकी एज है। 50,000 पर मंथ की सिप ये कर रहे हैं। 14 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 11 साल में कितना इकट्ठा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। कौन से फंड्स हैं? पराग परिक फ्लेक्सी कैप 9,000 पर मंथ, 9,000 ICICI प्रू लार्ज कैप, 9,000 SBI कॉन्ट्रा, 9,000 कोटक मिड कैप, 7,000 HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू लार्ज मिड कैप 7,000। क्या सजेशन इनके लिए, इनके गोल पर राय क्या है आपके विरल? यहाँ पे भी उनके भी पोर्टफोलियो अगर देखें काफ़ी ओवरलैपिंग है। एक ही AMCs के 2 फंड है, एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स हैं, तो चेंजेस डेफिनेटली यहाँ पे मैं उनको देना चाहूँगा। पहले तो आप एक ही फ्लेक्सी कैप को रखिए। आपके पास HDFC फ्लेक्सी कैप भी है और पराग परिक फ्लेक्सी कैप भी है, तो पराग परिक मेरी चॉइस रहेगी। पराग परिक फ्लेक्सी कैप को बने रहिए और HDFC फ्लेक्सी कैप में से निकल जाइए। ICICI लार्ज कैप और ICICI लार्ज एंड मिड कैप, ये 2 है, ओवरलैपिंग है। हालांकि कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंड को चेंज अगर करना है तो 2 फंड, यानी एक तो मैं कहूँगा कि ICICI का लार्ज कैप और HDFC का फ्लेक्सी कैप, ये 2 फंड में से निकल जाइए। ICICI लार्ज कैप आप शिफ्ट करिए
HDFC के फोकन फंड से भी कर सकते हैं, या एक्सिस का कॉन्ट फंड है उसको भी देख सकते हैं, या मोतीलाल का फोकस्ड फंड है उसको भी सोच सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप में, पराग परिक के फ्लेक्सी कैप में बने रहिए, ये फंड को कंटिन्यू रखिए। और ओवरऑल अगर टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 11 साल में 12% अनुमान से 1,70,00,000 आप जुटा पाएंगे आपके पोर्टफोलियो से। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है सुमित। अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे बताया विरल ने आपको 50,000 की जो आप सिप कर रहे हैं उससे आप लगभग 1.25 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा कर पाएंगे। और रही बात आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो एक छोटा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से निकलने की सलाह है। एक्सिस क्वांट या फिर मोतीलाल ओसवाल का फोकस 25 आप खरीद सकते हैं, उसको शामिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए जो आपके तमाम सवालों को आंसर कर रहे हैं। कुछ और व्यूअर्स से करते हैं कनेक्ट और एक और सवाल लेते हैं जो हमें संदीप ने भेजा है जोधपुर से। सवाल है इनका कि इनके मंथली से 4,000 के एडिशनल सिप ये करना चाहते हैं, कहाँ कर रहे हैं फिलहाल? 1,000 ईच डाल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, चारों में 1,000 रुपए डिप्लॉय कर रहे हैं। 15 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे? अपने बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया है। 4,000 और एडिशनल डालना चाहते हैं। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए दीपाली, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। 4 फंड्स हैं, कम फंड्स होना काफ़ी अच्छा होता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो 4-5 फंड, 6 फंड का भी आप रख सकते हैं आपके ओवरऑल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पराग परिक फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, हाइब्रिड को भी रखा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे लास्ट 1 साल में तो हाइब्रिड में मल्टी एसेट ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसने डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं, और मार्केट उसके सामने देखेंगे तो अराउंड 5-6-7% के आसपास रिटर्न्स दिया है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है, ये फंड में ही बने रहिए। जो अतिरिक्त 4,000 की एसआईपी उनको करनी है, मेरा सजेशन यही है कि 2-2 हज़ार यही 4 फंड्स में आप ऐड कर दीजिए और कोई फंड ऐड मत करिए। ओवरऑल अगर गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे दीपाली, तो अगर वो ऐड नहीं करते हैं तो करीबन 19 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो बनेगा उनका, 12% अनुमान से। ऐड करना चाहते हैं, टोटल एसआईपी 8,000 की हो जाएगी, तो कम से कम 39 to 40 लैक्स, 12% अनुमान से 39 to 40 लैक्स का पोर्टफोलियो यहाँ पे बन रहा है 15 सालों में। बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और उनको एग्रेसिव होना पड़ेगा आगे जाके। अगर जितना ज़्यादा हो सके और स्टेप अप क्या सोचे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा खासा बन सकता है। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो सही है, इसी में आप निवेश को और बढ़ा सकते हैं। रही बात गोल की, तो आप मान के चलें आप 8,000 के सिर्फ आपकी क्योंकि टोटल हो जाएगी तो 37 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर लेंगे 15 सालों में। अच्छा विरल, एक चीज़ और, जो 4,000 को एडिशनल डालना है वो इन्हीं फंड्स में डाल देना, मतलब 2-2 हज़ार ईच हो जाए फिर इनके पोर्टफोलियो में। यस दीपाली, उसमें ही ऐड करना है, कोई नया फंड नहीं लेना है। काफ़ी 4 फंड काफ़ी अच्छे डाइवर्सिफाइड है, इसमें ही ऐड करना है। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए। अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही 1-1 हज़ार और डालिए, 8,000 टोटल हो जाएंगे आपके। और जैसे जैसे आपके अमाउंट बढ़े, आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एक्सपैंड करें। सवाल लेते हैं अगला। मृत्युंजय दास ने एक सवाल भेजा है ओडिशा से। 29 साल इनकी उम्र है। मंथली सिप है 15,204 की। 15 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। 5102 रुपये डाल रहे हैं पराग परिक फ्लेक्सी कैप। एक्सिस स्मॉल कैप में 2100, 1500 ईच डाल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू टेक, एसबीआई कॉन्ट्रा में 1,000, एसबीआई फोकस इक्विटी में 1,000, कोटक मिड कैप 1,000, बंधन स्मॉल कैप 1,000, न्यूटन निफ्टी 50 इंडेक्स और मोतीलाल ओसवाल लेस्डेक 100 ईटीएफ में 1,000 रुपीज़ ही डाल रहे हैं। बताइए सजेशन के पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़ा सा लंबा आंसर होगा यहाँ पे दीपाली, क्योंकि बहुत सारे सजेशन देने हैं। यप, अब पहले तो देखिए, पहले तो आप गोल जो आपका 2 करोड़ का है उसके लिए आपको एसआईपी डबल करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 30,000 की एसआईपी करेंगे आप, तो आपका जो 2 करोड़ का लक्ष्य है 12% अनुमान से वो आप पहुंच पाएंगे। तो एसआईपी को डबल करेंगे तो ही काम हो पाएगा। अभी मैंने एलआईसी अगर जो उन्होंने किया है, मेरा ये मानना है कि देखो, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट को अगर देखेंगे और एंडोमेंट पॉलिसीज रहेगी प्रीडोमिनेंटली, तो रिटर्न्स आपको मिलेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से आप रिव्यू करिए और हो सके तो उसको सरेंडर कर दीजिए और म्यूचुअल फंड जैसे एसेट क्लास में, म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में डालिए, जहां पे आप ओवर द पीरियड आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी। जब भी आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं, और रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जहां पे अभी आप डाल रहे हैं उससे अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर इंश्योरेंस रखिए, टर्म इंश्योरेंस रखिए। अभी
देखिए ओवरलैपिंग बहुत है आपके पोर्टफोलियो में, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सजेशन देना है कि आपको कौन से फंड में बने रहना है और कौन से फंड में से निकलना है। तो आईसीआईसीआई का जो टेक वाला फंड है उसमें से निकलकर आप पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड में आप ऐड कर दीजिए। आपका जो बंधन वाला स्मॉल कैप है उसमें से निकल जाइए। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आप एंडोमेंट पॉलिसी से निकल जाइए। एसआईपी को आप डबल कीजिए, ये मेरा एक सजेशन है। डबल एसआईपी ऑलमोस्ट 30,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी और 10-12% से अगर आप उसको स्टेप अप कर सके तो आप 30,000 की एसआईपी आप कर सकते हैं। बाकी एसबीआई फोकस्ड और एसबीआई कॉन्ट्रा एक ही एमसीज के 2 फंड है पर दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सिर्फ जो आईसीआईसीआई का टेक वाला फंड है वो आप निकल जाइए और पराग परिक का जो फ्लेक्सी कैप है उसमें आप एसआईपी ऐड कर दीजिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, कुछ फंड से निकलने की भी सलाह दी गई है। आईसीआईसीआई टेक, बंधन स्मॉल कैप से निकलिए। एलोकेशन इंक्रीज कहाँ कर सकते हैं? पराग परिक फ्लेक्सी कैप में, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में ये सलाह आपको दी गई है। कितना आप इकट्ठा कर लेंगे, तो आपकी 15,000 के आसपास की टोटल सिप हुई मंथली, 12% का रिटर्न में मिला। तो जैसे विरल ने बताया 90-95 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन आप मान कर चले कर लेंगे। 2 करोड़ का लक्ष्य है तो आपको सिप लगेगी 30,000 की। तो आप इस अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, एक साथ बढ़ा सकते हैं जैसे आपका पॉकेट अलाउ करे, लेकिन गोल को हासिल करना है तो डेफिनेटली आपको अपना एलोकेशन इंक्रीज करना होगा। ये विरल की तरफ से सजेशन आपके लिए। बाकी आपका पोर्टफोलियो में जो फंड्स है उसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। चलिए, तो ये तो रही मृत्युंजय के लिए। अब विरल के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो विरल की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। विरल बताइए कौन से टॉप 4 फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? डेफिनेटली दीपाली, उसके पहले मैं कहूँगा कि लोगों को अपना रिस्क प्रोफाइल जान लेना चाहिए और फाइनेंशियल गोल्स, टाइम होराइजन, उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टमेंट्स की सोचनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये मार्केट के हिसाब से मैं जो नॉर्मल कैटेगरीज जो होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, वैसे मैं फंड आज सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बट उसके अलावा मार्केट को देखकर एचडीएफसी का फोकस फंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। कम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, काफ़ी फोकस्ड पोर्टफोलियो रहता है, तो एचडीएफसी फोकस फंड। दूसरा, मल्टी एसेट बहुत ही अच्छी कैटेगरी है हाइब्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, डेट सभी का एलोकेशन होता है। तो मेरे हिसाब से वाइट ओक का मल्टी एसेट डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड, मार्केट जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी हो रही है तो कॉन्ट्रा बैट ले सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड। और सेक्टोरियल एलोकेशन अगर लेना है तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट ना करके आईसीआईसीआई का एक थीमेटिक एडवांटेज फंड है जो मिक्स ऑफ द सेक्टर्स में निवेश करता है। फंड मैनेजर अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है कि कौन से सेक्टर में एंट्री लेना है और कौन से सेक्टर में से एग्जिट करना है। तो एचडीएफसी फोकस्ड फंड, वाइट ओक का मल्टी एसेट, इन्वेस्को कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई का थीमेटिक एडवांटेज। ओके, तो ये रहे सजेशन आपके लिए। एचडीएफसी फोकस्ड और साथ ही वाइट ओक मल्टी एसेट, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड, इन फंड्स को मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये विरल की चॉइस है। थैंक यू विरल शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड्स के नाम बताने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।